हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसकी जो एनसीईआरटी की मेन एक्सरसाइजेज हैं उनको आज हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन। इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है? इंसुलिन एनिमल हार्मोन है, थायरोक्सिन भी, ओस्ट्रोजन भी, बाकी जो ये साइटोकाइनिन है ये प्लांट हार्मोन है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड। दो न्यूरॉन के बीच जो गैप होता है, एक न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्रिट पार्ट होता है उसके बीच में जो गैप होता है उसको हम सिनेप्स कहते हैं। तो इसका आंसर है बी, सिनेप्स। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड ए सिनेप्स। क्वेश्चन नंबर 3, द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। इनमें से ब्रेन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? सोचने के लिए, बिल्कुल सही है। रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, ये भी सही है। बैलेंसिंग द बॉडी, बॉडी के बैलेंस और पोस्चर के लिए, ये भी सही है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट एंड बैलेंसिंग द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर्स होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है? थिंक ऑफ सिचुएशन वेयर रिसेप्टर डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली, व्हाट प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू अराइज। एक ऐसी सिचुएशन के बारे में आप सोचिए जहां पर आपके बॉडी के जो रिसेप्टर्स हैं वो प्रॉपर्ली वर्क ना करें, तो इसकी वजह से आपको क्या परेशानी होगी ये आपको बताना है। रिसेप्टर्स आर सेंसरी स्ट्रक्चर्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेंस करने में मदद करते हैं। जैसे हमने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को हाथ लगाया तो हमें पता लगा ये ऑब्जेक्ट गर्म है, वो किसकी वजह से? रिसेप्टर्स की वजह से। ये ऑर्गन्स, टिश्यूज या फिर सेल्स भी हो सकती हैं जो हमारी बॉडी में हर जगह पर प्रेजेंट होते हैं। द रिसेप्टर्स आर आइदर ग्रुप्ड इन केस ऑफ आई और ईयर और स्कैटर्ड इन केस ऑफ स्किन। जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में वो ग्रुप्ड भी हो सकते हैं या बॉडी में स्कैटर्ड, फैले हुए भी हो सकते हैं। जैसे हमारी आंखें हैं और कान हैं, ये भी तो रिसेप्टर्स हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि आंखें और कान पूरी बॉडी में फैले हों, एक जगह पर ग्रुप्ड हैं। जबकि जो स्किन है हमारी वो भी सेंसरी ऑर्गन है लेकिन वो हमारी पूरी बॉडी में स्कैटर्ड है, फैली हुई है। फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं? दे सेंस द एक्सटर्नल स्टिमुलाई सच एज हीट और पेन। जो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई होगा या जो एक्सटर्नल एक्साइटेशन होगा जैसे कि हीट और पेन, इनको सेंस करते हैं। रिसेप्टर्स की वजह से हमें पता लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट गर्म है, हीट के बारे में हमें सेंस होता है और दर्द महसूस होता है। They also trigger an impulse in the sensory neuron which sends message to the spinal cord। साथ ही साथ जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स में इम्पल्स को ट्रिगर करते हैं। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं, उनको स्टार्ट करते हैं जिससे कि जो मैसेज है वो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाए। When the receptors are damaged, the external stimuli transferring signal to the brain are not felt। For example, जब रिसेप्टर्स डैमेज हो जाते हैं, हमारी बॉडी का कोई भी रिसेप्टर अगर डैमेज हो गया तो जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई होगा, हीट या फिर जो पेन हो गया, दर्द हो गया, वो उसके जो सिग्नल्स हैं वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचेंगे। मान लीजिए हमारी बॉडी में जो हीट का रिसेप्टर है वो फेल हो गया, तो जैसे ही हम किसी गर्म ऑब्जेक्ट को हाथ लगाएंगे तो वो जो हीट का जो सेंसेशन है, जो हीट की जो इन्फॉर्मेशन है या इम्पल्स है वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा और हमें पता ही नहीं लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट गर्म है या फिर ठंडा है। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ डैमेज रिसेप्टर्स, इफ वी accidentally touch any hot object then our hand might get burned as damaged receptor cannot perceive the external stimuli of heat and pain। वही कहा गया है कि हमने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया एक्सीडेंटली तो हमारे हाथों को तो महसूस नहीं होगा कि वो गर्म है या क्या है, लेकिन उस हीट की वजह से हमारे हाथ जल जाएंगे क्योंकि हम एक्सटर्नल स्टिमुलाई तो फील नहीं हुई, तो हम पीछे नहीं हटाएंगे अपने हाथ को, लेकिन फिर भी हीट तो है ही, उससे हमारे हाथ जल जाएंगे। क्वेश्चन 5 है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। हमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रा करना है और इसके फंक्शन को एक्सप्लेन करना है। न्यूरॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे आपको पता है जो न्यूरॉन्स होते हैं वो नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट यानी फंक्शनल यूनिट्स होते हैं। द 3 मेन पार्ट्स ऑफ ए न्यूरॉन आर एक्सॉन, डेंड्रिट एंड सेल बॉडी। अब न्यूरॉन के 3 मेन पार्ट हैं, एक तो एक्सॉन,
ये वाला पोर्शन एक्सोन कहलाता है। डेंड्रिट जो आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे ये कहलाते हैं हमारे डेंड्रिट, और ये अंदर ये कहलाता है जिसमें न्यूक्लियस होता है सेल बॉडी। तो इसके 3 मेन पार्ट हैं, ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। अब फंक्शन ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के जो 3 पार्ट हैं उनका फंक्शन। एक्सोन, इट कंडक्ट मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। एक्सोन क्या करता है, सेल बॉडी से जो मैसेज है उसको दूर ले जाता है, यानी यहाँ से एक्सोन के पास मैसेज आएगा तो जो सेल बॉडी से जो ये मैसेज है उसको एक्सोन सेल बॉडी से दूर ले जाएगा और यहाँ से जो दूसरा न्यूरॉन है उसमें ट्रांसफर करेगा। डेंड्रिट, इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सोन ऑफ अनदर सेल एंड कंडक्ट द मैसेज टुवर्ड द सेल बॉडी। डेंड्रिट का काम क्या है, ये किसी दूसरे जो न्यूरॉन है उसके एक्सोन से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और इसको सेल बॉडी के पास पहुंचा देता है। जैसा मैं आपको यहाँ पर ये बनाकर दिखा देता हूँ, मान लीजिए ये न्यूरॉन है इस तरीके से और यहाँ पर ये डेंड्रिट है। अब देखिए डेंड्रिट क्या करता है, ये मान लीजिए ये इसके डेंड्रिट हैं, तो एक्सोन से कोई इन्फॉर्मेशन आई, उस इन्फॉर्मेशन को जो ये डेंड्रिट हैं ये रिसीव करते हैं और ये डेंड्रिट उस इन्फॉर्मेशन को सेल की बॉडी तक यहाँ तक पहुँचा देते हैं। फिर एक्सोन क्या करता है, सेल की बॉडी से जो इन्फॉर्मेशन है ये रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद जो तीसरा न्यूरॉन होगा उसके डेंड्रिट में पहुँचा देगा। सेल बॉडी, इट कंटेन्स न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनल्स, इट इज़ मेनली कंसर्न्ड विद द मेंटेनेंस एंड ग्रोथ। जो ये सेल बॉडी होती है न्यूरॉन की, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, और सेल बॉडी मेनली न्यूरॉन की मेंटेनेंस और ग्रोथ में फंक्शन करती है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज फोटोट्रोपिज्म अकर इन प्लांट। फोटोट्रोपिज्म प्लांट में किस तरीके से होता है, यानी फोटोट्रोपिज्म लाइट की रिस्पेक्ट में प्लांट जब ग्रोथ करता है लाइट की डायरेक्शन में। द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। लाइट की रेस्पॉन्स में जब प्लांट का मूवमेंट होता है, मान लीजिए जैसे सूरजमुखी आपने देखा होगा, ये मान लीजिए सूरजमुखी है, यहाँ पर ये सन है, तो यहाँ से सनलाइट आती है तो सूरजमुखी क्या करता है, इसकी तरफ को बेंट कर जाता है और सनलाइट के डायरेक्शन में ग्रो करता है, तो ये प्रोसेस कहलाता है फोटोट्रोपिज्म। स्टेम शो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म एज फॉलो। जो स्टेम होते हैं वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करते हैं। पॉजिटिव क्यों कहा गया, क्योंकि जो स्टेम है वो सनलाइट की डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, सनलाइट ऊपर से आ रही है तो ऊपर की डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, तो इसलिए इसको पॉजिटिव कहा गया। When growing plant detect light, a hormone called auxin synthesized at the shoot tip help the cell to grow longer। तो क्या होता है, जब भी कोई ग्रोइंग प्लांट सनलाइट को डिटेक्ट करता है तो उसकी शूट की जो टिप होती है, ऊपर वाला पोर्शन होता है, उसमें एक हार्मोन सिंथेसाइज हो जाता है जिसका नाम है ऑक्सिन, और जो ये ऑक्सिन हार्मोन है ये सेल को ग्रो करने में मदद करता है। When light is coming from one side of the plant, ऑक्सिन डिफ्यूजेस टुवर्ड द शेडी साइड ऑफ द शूट। अब जब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से लाइट आ रही है प्लांट पे, तो जो ऑक्सिन होता है वो प्लांट का जो शेडी वाला पोर्शन होगा, छाया वाला पोर्शन होगा, उसमें डिफ्यूज कर जाएगा, उसमें मूव कर जाएगा। दिस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन स्टिमुलेट द सेल टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट विच इज अवे फ्रॉम लाइट। तो ऑक्सिन क्या हुआ, प्लांट की शेडी पोर्शन में इकट्ठा हो गया जाके, जिससे शेडी पोर्शन की जो सेल्स होती हैं वो ग्रो करने लगती हैं और जो प्लांट होता है वो सनलाइट की डायरेक्शन में झुक जाता है, तो प्लांट हमें लाइट की तरफ झुका हुआ दिखता है। जैसे ये हमारा प्लांट है, इस तरीके से यहाँ से ये इस तरीके से मैं यहाँ पर ये प्लांट बना देता हूँ, ये हमारी सनलाइट है। अब ये सनलाइट इस प्लांट पर आकर पड़ी, प्लांट का जो ये वाला पोर्शन है, टिप वाला पोर्शन, इस पे सनलाइट आकर पड़ी, ये शूट ही ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ से ये इस तरीके से ये शूट है, तो इस दोबारा से बना देता हूँ, इस तरीके से मान लीजिए ये यहाँ पर ये सूरज है, इस शूट वाले पोर्शन पर प्लांट पर क्या हुई, सनलाइट पड़ी, तो प्लांट का जो टिप वाला पोर्शन है यहाँ पर एक हार्मोन सिंथेसाइज हो जाता है, जिस हार्मोन को हम कहते हैं ऑक्सिन। अब ऑक्सिन इस राइट साइड से आ रहा है, मतलब इस सनलाइट राइट साइड से आ रही है, तो जो ये ऑक्सिन है ये जो छाया वाली साइड होगी, यानी प्लांट के अगर इस
इस वाले पोर्शन पर राइट वाले पोर्शन पर सनलाइट पड़ी तो जो ये लेफ्ट वाला पोर्शन होगा प्लांट का ये तो छाया में ही होगा, यानी सनलाइट इधर से आ रही है तो ये छाया में होता है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, वो सनलाइट का जो मतलब प्लांट का जो शेडी पोर्शन है वहाँ पर मूव कर जाता है। सनलाइट अगर इधर से आ रही है, ये लाइट वाला पोर्शन है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, शेडी वाले पोर्शन में ग्रो कर जाएगा, मतलब मूव कर जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। अब ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया शेडी वाले पोर्शन में। अब ऑक्सीजन का काम क्या है, सेल को ग्रो करना। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पर सेल को ग्रो कराएगा जिससे प्लांट बढ़ेगा, और यहाँ से जब सेल का बढ़ना स्टार्ट होगा तो जो ऊपर वाला पोर्शन है ये सनलाइट की डायरेक्शन में झुकता चला जाएगा, बेंड होता चला जाएगा। तो यही होता है फोटोट्रोपिज्म। एक बार फिर से आपको बता देता हूं, वही हुआ, सनलाइट इधर से आई, ऑक्सीजन क्या करेगा, शेडी वाले पोर्शन में डिफ्यूज कर जाएगा, यहां पर सेल को ग्रो करेगा जिससे ऊपर वाला पोर्शन लाइट की तरफ बेंड हो जाएगा। क्वेश्चन 7, विच सिग्नल विल गेट डिसरप्टेड इन केस ऑफ ए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अगर हमें स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो जाए तो इस केस में कौन से सिग्नल हमारे बॉडी में डिसरप्ट होंगे, कौन से सिग्नल में डिस्टर्बेंस पैदा होगा। द रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट नर्व मीट इन ए बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड। आपको पता है जो रिफ्लेक्स आर्क की जो नर्व्स होती हैं, मसल के नर्व्स और सेंसरी रिसेप्टर्स के नर्व्स आपस में रिफ्लेक्स आर्क बनाती हैं। तो जो रिफ्लेक्स आर्क की जो ये कनेक्शन होता है नर्व्स के बीच में, ये कहाँ पर जाकर मिलता है, स्पाइनल कॉर्ड में जाकर ये मीट करता है। In fact, nerves from all over the body meet in a bundle in the spinal cord on their way to the brain। या फिर हम कहें पूरी बॉडी की जो नर्व होगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरी बॉडी की जितनी भी नर्व होंगी वो स्पाइनल कॉर्ड में जो बंडल होता है वहां पर जाकर मीट करती हैं, फिर ब्रेन के पास जाती हैं। In case of any injury to the spinal cord, the signal coming from the nerve as well as the signal coming to the receptor will be disrupted। अगर स्पाइनल कॉर्ड पे ही कोई इंजरी हो जाए तो जो सिग्नल नर्व से आ रहे हैं या जो सिग्नल रिसेप्टर से आ रहे हैं उनमें डिस्टरबेंस हो जाएगा, क्योंकि वो सिग्नल उन्हें जाकर, जितने भी सिग्नल आ रहे हैं नर्व से, मिल रहे हैं कहाँ पर, वो स्पाइनल कॉर्ड पर। ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये नर्व्स आ रही हैं, सिग्नल्स आ रहे हैं, मिलना इन्हें यहाँ पर है। इसी में गड़बड़ी हो गई तो यहाँ पर आकर ये मिल नहीं पाएंगे, यहाँ पर आकर ये मिल नहीं पाएंगे तो फिर ब्रेन के पास कैसे पहुँचेंगे। तो जितने भी मान लीजिए सिग्नल होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी के कारण डिसरप्ट होते हैं। क्वेश्चन 8, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट। प्लांट में केमिकल कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है, यानी प्लांट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कोऑर्डिनेटेड तरीके से, केमिकल्स के कारण कोऑर्डिनेटेड तरीके से, यानी आपस में मिलजुल कर किस तरीके से फंक्शन करती हैं, ये हमें बताना है। एनिमल्स हैव ए नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। आपको पता है एनिमल्स में नर्वस सिस्टम होता है जो बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और उनको कोऑर्डिनेट भी करता है, आपस में जोड़ता भी है। बट प्लांट हैव नाइदर ए नर्वस सिस्टम नॉर मसल। लेकिन प्लांट के पास ना तो कोई नर्वस सिस्टम होता है ना कोई मसल्स होती हैं। प्लांट रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बाय शोइंग मूवमेंट्स। प्लांट किस तरीके से किसी स्टिमुलाई, किसी एक्साइटेशन के अगेंस्ट अपने आप को रेस्पॉन्स देगा, मूवमेंट करके। जब भी कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्लांट में होगी तो प्लांट मूवमेंट करता है। The growth, development and responses to the environment in plant is controlled and coordinated by special class of chemical substances known as hormone। तो प्लांट की जो ग्रोथ होती है, प्लांट का जो डेवलपमेंट होता है और एनवायरमेंटल फैक्टर के अगेंस्ट प्लांट जो रेस्पॉन्स देता है उसको कंट्रोल करने के लिए प्लांट में कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं। These hormones are produced in one part of the plant body and are translocated to the other needy part। और हार्मोन्स की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि हार्मोन्स प्लांट के एक पार्ट में डेवलप होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, और प्लांट के जिस पार्ट में इनकी आवश्यकता होती है वहाँ पर इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ट्रांसलोकेट कर दिया जाता है, पहुँचा दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ए हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन रूट इज ट्रांसलोकेटेड टू अदर पार्ट व्हेन रिक्वायर्ड। अगर कोई हार्मोन रूट में प्रोड्यूस हो रहा है और उसकी जगह उसकी ज़रूरत स्टेम पर पड़ रही है तो उस रूट से उस हार्मोन को स्टेम तक पहुंचा दिया जाता है। तो 5 मेजर टाइप के फाइटो हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन होते हैं: ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। दीज फाइटो हार्मोन आर आइदर ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर। जो ये फाइटो हार्मोन्स होते हैं ये ग्रोथ प्रमोटर भी होते हैं, प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और इथाइलिन।
इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग में मदद करता है, फलों को पकाने में। और ये फाइटोहार्मोन ग्रोथ इनहिबिटर्स भी होते हैं, ग्रोथ को रोकते भी हैं प्लांट में, जैसे कि एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन 9, व्हाट इज द नीड फॉर ए सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की क्या आवश्यकता है, ऐसा सिस्टम क्यों होना चाहिए जिससे बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाए और कोऑर्डिनेट किया जाए, बताना है। द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी फंक्शन इन रेस्पॉन्स टू चेंजेस इन द बॉडी बाय वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस इंटीग्रेटेड बॉडी सिस्टम इज नाउन एज कोऑर्डिनेशन। जब भी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस के रेस्पॉन्स में बॉडी के फंक्शन को जो मेंटेन किया जाता है, मेंटेन किस तरीके से किया जाएगा, जो बॉडी के अलग अलग सिस्टम हैं उनको एक इंटीग्रेटेड तरीके से एक साथ उनको फंक्शन कराया जाता है कोऑर्डिनेटेड वे में, तो ये प्रोसेस कहलाता है कोऑर्डिनेशन। तो सिंपल क्या है कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन, बॉडी के में जो चेंजेस होते हैं उसमें बॉडी की जो मेंटेनेंस फंक्शन है, उस मेंटेनेंस फंक्शन को ड्राइव कराने के लिए बॉडी के सिस्टम को जब इंटीग्रेटेड वे में फंक्शन कराया जाए वो कोऑर्डिनेशन कहलाता है। ऑल द मूवमेंट दैट अकर इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई आर केयरफुली कोऑर्डिनेटेड एंड कंट्रोल्ड। तो किसी भी स्टिमुलाई के रेस्पॉन्स में, किसी भी चेंजेस के रेस्पॉन्स में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो मूवमेंट होते हैं उनको सही तरीके से कोऑर्डिनेटेड भी किया जाता है और कंट्रोल भी किया जाता है। इन एनिमल्स द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मूवमेंट आर प्रोवाइडेड नर्वस एंड मस्कुलर सिस्टम। एनिमल्स की अगर बात करें तो एनिमल्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो होता है उसको नर्वस और मस्कुलर सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं। द नर्वस सिस्टम सेंड मैसेज टू एंड अवे फ्रॉम द ब्रेन। हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है या एनिमल की बॉडी में, उसका काम क्या है, उसका काम है मैसेज को ब्रेन के पास ले जाना और जो इन्फॉर्मेशन होगी प्रोसेस इन्फॉर्मेशन उसको वापस से बॉडी पार्ट पर लाना। द स्पाइनल कॉर्ड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिलाई ऑफ मैसेज। और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो मैसेज के रिले में, मैसेज को ट्रांसफ़र करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ज़्यादातर नर्वस सिस्टम कहाँ पर होती हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट की नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड में मीट करती हैं। तो वो बॉडी जब मीट करेंगी वो नर्वस सिस्टम, तो उस इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक पहुँचाएगा। इन द absence ऑफ दिस सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आवर बॉडी विल नॉट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपरली। अब यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर हमारी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का सिस्टम ही नहीं होगा तो हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी। जो इस तरीके के ये फंक्शन हमारी बॉडी में हो रहे हैं वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम के अलावा हो ही नहीं सकते, उसके एब्सेंस में हो ही नहीं सकते। एग्जाम्पल, व्हेन वी एक्सीडेंटली टच ए हॉट यूटेंसिल वी मेजरली विदड्रॉ आवर हैंड। इन द एब्सेंस ऑफ नर्वस सिस्टम नर्व ट्रांसमिशन वी विल नॉट विदड्रॉ आवर हैंड एंड मे गेट बर्न। वही है, अगर हम क्या करें, किसी हॉट यूटेंसिल को, गर्म बर्तन को टच करें तो हम अपना हाथ एकदम से पीछे खींच लेते हैं। अगर नर्व का ट्रांसमिशन नहीं होगा तो ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास नहीं होगी, हम अपना हाथ पीछे नहीं खींच पाएंगे और हमारा हाथ जल जाएगा। क्वेश्चन 10 है, हाउ आर इनवॉलंटरी एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इनवॉलंटरी एक्शंस और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या डिफरेंस है। इनवॉलंटरी एक्शंस कैन नॉट बी कॉन्साइसली कंट्रोल्ड। इनवॉलंटरी एक्शंस जो होते हैं उनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हमारा दिल धड़क रहा है, हम अपनी मर्जी से इसको रोक नहीं सकते, ना अपनी मर्जी से इसको तेज या कम कर सकते हैं, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे दिल का धड़कना क्या है, इनवॉलंटरी एक्शंस। जबकि जो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, जैसे कि हम चल रहे हैं, हमें कब तेज चलना है हमारी मर्जी, कब रुकना है हमारी मर्जी, तो कंट्रोल कर सकते हैं उसको हम, वो वॉलंटरी एक्शन कहलाते हैं। एग्जाम्पल, वी कैन नॉट कॉन्साइसली कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल और पंपिंग ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड का मूवमेंट होता है उसको हम सोचकर कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, ना ही ब्लड जो हार्ट से पंप हो रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मर्जी से, तो ये इनवॉलंटरी एक्शंस हैं। दीज एक्शन आर हाउएवर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन। लेकिन जो ये एक्शन होते हैं इनवॉलंटरी एक्शन, इनको ब्रेन डायरेक्टली कंट्रोल करता है। ब्रेन बॉडी की नीड के अनुसार अपने आप ही कंट्रोल करता है, हमारे कोई इसमें जोर नहीं होता। ऑन द अदर हैंड द रिफ्लेक्स एक्शन सच एज क्लोजिंग ऑफ आईज इमीडिएटली व्हेन ब्राइट लाइट इज फोकस्ड शो सडन रेस्पॉन्सेज एंड डू नॉट इन्वॉल्व एनी थिंकिंग। दूसरी तरफ जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो ऐसे एक्शन होते हैं जो बिना थिंकिंग के लिए जाते हैं। जैसे ही ब्राइट लाइट, चमकीली जो रोशनी है, तेज रोशनी हमारी आंखों पर आकर पड़ी तो हमारी आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं, हमें सोचना नहीं पड़ता कि
ब्राइट लाइट आएगी, हम आंख बंद करेंगे, जैसे ही ब्राइट लाइट आई आंखें अपने आप बंद हो गई, तो ये कहलाते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो ऐसे एक्शन जो जिनमें कोई भी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाते हैं। दिस मीन्स दैट अनलाइक इनवॉलंटरी एक्शन द रिफ्लेक्स एक्शन आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन। तो इसमें क्या डिफरेंस हुआ इनवॉलंटरी और वॉलंटरी एक्शंस में? तो जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होते हैं, जबकि जो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं वो डायरेक्टली ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं। उनको ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन जाती है, फिर ब्रेन क्या करता है उसके हिसाब से प्रोसेस करता है। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन के पास ऐसी कोई खास इंफॉर्मेशन जाती नहीं, वो एक्शन अपने आप से हो जाते हैं बिना थिंकिंग के। तो मेन डिफरेंस क्या पता लगा आपको? इनवॉलंटरी एक्शन में ब्रेन के डायरेक्टली कंट्रोल में होंगे ये एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन ब्रेन के डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं होंगे। क्वेश्चन 11 है कंपेयर एंड कंट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है। इन दोनों के में हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। ये नर्वस सिस्टम है इधर, ये हार्मोनल सिस्टम है। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, द इन्फॉर्मेशन इज कन्वेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। नर्वस सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में ट्रांसफर होती है। जबकि हार्मोनल सिस्टम की बात करें, द इन्फॉर्मेशन इज कन्वेड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल मैसेंजर्स। जो इन्फॉर्मेशन होती है हार्मोनल सिस्टम में वो केमिकल्स के रूप में ट्रांसफर होती है। द एक्सोन एंड डेंड्रिट ट्रांसमिट द इन्फॉर्मेशन थ्रू ए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। नर्वस सिस्टम में जो एक्सिन और डेंड्रिट हैं वो आपस में मिलकर इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। हार्मोनल सिस्टम की अगर बात करें, द इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है या तो ब्लड के द्वारा ट्रांसमिट होती है या केमिकल्स के द्वारा। अगला पॉइंट है द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इज रैपिड एंड द रेस्पॉन्स इज क्विक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नर्वस सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशन है वो एकदम से जाती है और इसके अगेंस्ट जो रेस्पॉन्स होता है वो भी क्विक होता है। नर्वस सिस्टम क्या होगा, एकदम से इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास जाएगी, ब्रेन प्रोसेस करेगा, फिर इन्फॉर्मेशन वापस से आएगी। तो ये बहुत ही क्विक प्रोसेस होता है। द इन्फॉर्मेशन ट्रेवल स्लोली एंड द रिस्पॉन्स इज स्लो। जबकि हार्मोनल सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्लोली ब्रेन के पास जाती है और रेस्पॉन्स भी इसमें स्लो होता है। अगला पॉइंट, इट इफेक्ट आर शॉर्ट लिव्ड। नर्वस सिस्टम के जो इफेक्ट हैं वो थोड़ी देर के लिए ही होते हैं, जबकि हार्मोनल सिस्टम के जो इफेक्ट होते हैं वो काफ़ी देर के लिए होते हैं, बॉडी में उनका लॉन्ग टाइम इफेक्ट होता है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन 12 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैनर इन विच मूवमेंट टेक प्लेस इन ए सेंसिटिव प्लांट एंड द मूवमेंट इन अवर लेग। सेंसिटिव प्लांट में भी मूवमेंट होता है, हमारे लेग्स का भी मूवमेंट होता है, तो इनके बीच में डिफरेंस बताना है। इधर सेंसिटिव प्लांट का मूवमेंट, इधर हमारे लेग्स का मूवमेंट। द मूवमेंट दैट टेक प्लेस इन ए सेंसिटिव प्लांट सच एज मिमोसा पुडिका अकर्स इन रेस्पॉन्स टू टच स्टिमुलस। सेंसिटिव प्लांट जैसे कि छुई मुई का प्लांट, उसकी पत्तियों को हम जैसे ही टच करेंगे वो एकदम से बंद हो जाती है, तो पत्तियों का मूवमेंट है। तो जैसे मिमोसा पुडिका यानी छुई मुई के प्लांट में जो पत्तियों का जो मूवमेंट होता है वो टच के रेस्पॉन्स में होता है। उसको टच करेंगे तो बंद होगा, अगर टच नहीं करेंगे तो मूवमेंट नहीं होगा। जबकि हमारे लेग्स का जो मूवमेंट होता है वो वॉलंटरी एक्शंस का एग्जाम्पल है। वॉलंटरी एक्शन यानी वो हमारे इच्छा अनुसार हो रहा है। छुई मुई के प्लांट में, सेंसिटिव प्लांट में अपनी इच्छा से नहीं हो रहा, वो तो टच के कारण हो रहा है। टच करेंगे तो बंद होगा, मूवमेंट होगा, नहीं करेंगे तो मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन लेग्स हमारी इच्छा अनुसार है, हमें चलना है तो चल जाएंगे, रुकना है तो रुक जाएंगे। अब दूसरा पॉइंट है, फॉर दिस मूवमेंट द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेल टू सेल बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल एज प्लांट डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस। सेंसिटिव प्लांट में जो ये मूवमेंट होता है, ये इंफॉर्मेशन, इस मूवमेंट के लिए जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक सेल से दूसरे सेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल के द्वारा जाती है। एक बार फिर से बता देता हूं, सेंसिटिव प्लांट में जो ये मूवमेंट होगा टच के रेस्पॉन्स में, इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो एक सेल से दूसरे सेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल के द्वारा जाती है, क्योंकि प्लांट में इम्पल्सिस को कंडक्ट करने के लिए कोई स्पेशल टिश्यू नहीं है, वहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स होते हैं। द सिग्नल और मैसेजेस फॉर दीज एक्शन आर पास टू द ब्रेन एंड हैंस आर कॉन्साइसली कंट्रोल्ड। हमारे बॉडी में जो लेग्स का मूवमेंट होगा वो उसके लिए जो सिग्नल या मैसेज होंगे वो ब्रेन में
ब्रेन के पास पहुंचाए दे जाते हैं और इनको कॉन्शियसली कंट्रोल किया जाता है। ब्रेन के थिंकिंग के अनुसार अपनी मर्जी से इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें सेल टू सेल ट्रांसफ़र हो रहा है, इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन हो रहा है, जबकि इसमें ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। फॉर दिस मूवमेंट टू अकर द प्लांट सेल चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन दैम। इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिव प्लांट में अगर ये मूवमेंट होना है टच के रेस्पॉन्स में, तो इसमें जो प्लांट सेल्स होती है उनको अपनी शेप चेंज करनी होती है। इस मूवमेंट को कराने के लिए प्लांट सेल अपनी शेप चेंज करती है वाटर की क्वांटिटी को चेंज करके। इन एनिमल मसल सेल्स सम प्रोटीन आर फाउंड विच अलाउ द मूवमेंट टू अकर। जबकि जो मसल सेल्स होती हैं एनिमल में, उसमें कुछ ऐसे प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो इन लेग्स के मूवमेंट में मदद करते हैं। तो यहाँ पर किसकी वजह से हो रहा है? वाटर की क्वांटिटी को चेंज करके, जबकि लेग्स में प्रोटीन की वजह से हो रहा है। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जितने भी मैंने एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन कराए हैं बायोलॉजी पोर्शन में लेसन 6, 7, 8 और 9, उसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, उस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जितने मैं ये मेन एक्सरसाइजेस करा रहा हूँ इनकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी।